नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उड़ान लेट्स फ्लाई के फाउंडर डॉक्टर अलका सिंह को। बता दें कि डॉक्टर अलका सिंह रांची यूनिवर्सिटी में 10 सालों से बतौर एक फैकल्टी के तौर पे कार्यरत है। डॉक्टर अलका सिंह एक काउंसलर, लाइफ कोच, मेंटोर और कम्युनिकेशन ट्रेनर भी हैं। तो डॉक्टर अलका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सोनम। डॉक्टर अलका, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका ये जो स्टार्टअप है उड़ान लेट्स फ्लाई, ये क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है? थैंक यू सोनम। पहले तो मैं आपका और आपकी सारी टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके माध्यम के थ्रू अपने स्टूडेंट्स और अपने जो ऑडियंस हैं या जो भी हमारे अभी लोग हैं उनके थ्रू अपने पास अपनी बातों को पहुंचा सकूं। उड़ान लेट्स फ्लाई अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। बाकी जो कंसल्टेंसी है उसी की तरह देखने में लगता है, लेकिन वो उनसे अलग है, हटके है। उड़ान लेट्स फ्लाई एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपकी है बॉडी, जिसमें हम लोग बेसिकली यूथ को टारगेट करते हैं और उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू उन्हें मतलब उन्हें कैसे हम अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड की तरफ मूव करवा सकते हैं, उसके थ्रू हम उन बच्चों को जॉब के लिए तैयार करते हैं। इसका कंसेप्ट जो है ये कैसे शुरू हुआ, किस तरह से आपने इसको शुरू किया, कब आपने सोचा कि इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत है? उड़ान लेट्स फ्लाई का जो कंसेप्ट आप बोले तो कब इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत तो 2017 में हुई थी। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जब मैंने 2014 में रांची यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो 2014 से लेके 2017 तक में मैंने ये बहुत करीबी तौर पे ये मैंने पाया कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल डिग्री ले रहे हैं और जो मार्केट का जो गैप है, यानी स्टूडेंट्स और जॉब के बीच में जो गैप है, उन बच्चों के बीच का गैप बहुत ही ज़्यादा उसमें वो बढ़ते जा रहा था। स्टूडेंट्स क्या सोच रहे थे कि मैंने मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मैं क्या हूँ, किसी भी जॉब में फ़िट होने के लिए रेडी हो चुका हूँ। बट ये जो एक मिथ कह लूँ मैं, या एक जो मिसकंसेप्शन उन्होंने फॉर्म कर लिया था कि एक डिग्री ले लेने से उन्हें कोई भी जॉब ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, वो मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया। तो मैंने देखा कि जो मास्टर डिग्री, जिसको उस टाइम पे क्या अभी भी बहुत हाई डिग्री में कंसिडर किया जाता है, तो मैंने देखा कि जो MBA के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री अवेल कर लिया है, वैसे बच्चे भी छोटे छोटे 10,000 12,000 की नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन बच्चों ने फाइनेंस का पेपर एज अ मेजर पेपर लिया, जिन बच्चों ने एज अ HR का पेपर मेजर लिया, वो टेलीकॉल का जॉब कर रहे हैं 7,000 8,000 10,000 की नौकरी पे। और कहीं ना कहीं आप जॉब तो ले लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना सेल्फ रिस्पेक्ट जो एक होता है ना, उससे आप क्या करने लगते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो। तो ये मैंने बच्चों में, और बच्चों का धीरे धीरे ना सेल्फ रिस्पेक्ट आप बोल लो या खुद पे विश्वास हटने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिन बच्चों के बीच में मैं हूँ, उनकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही थी कि सिर्फ एक डिग्री जो है ना उन्हें उनकी मंजिल तक या उन्हें उस ऊंचाई तक नहीं लेकर जाएगी। जो कम पढ़ा लिखा है वो भी वहीं काम कर रहे हैं और वो भी वहीं काम कर तो रहे हैं। आप अगर एक ही डेस्क पे बैठे हुए हो और कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप अगर MBA HR करके भी आप टेलीकॉल का जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैंने अपने लाइफ के 2 साल और क्यों बर्बाद किए। मैंने भी कहीं ना कहीं आपका जो फीस होता है, मैंने ये टाइम क्यों दिया। सो उड़ान लेट्स फ्लाई के माध्यम से मैंने एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला, जिसमें मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स के काउंसिल के साथ साथ मैंने देखा कि आसपास में जो मार्केट है, क्योंकि मेरा जो वहाँ पे एक रोल था, वो सेपरेट एक और रोल था मेरा प्लेसमेंट का, मैं वहाँ पे देखती थी। तो मैंने क्या देखा कि ये जो बाहर में एक जो मिथ है कि नौकरियाँ नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके पास में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कंपनीज आती हैं, वो बच्चों को इंटरव्यू करती है और फिर 50-60 की
नंबर्स में वो 2 बच्चों को लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे उस क्वालिटी के उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा गैप आप देखती हैं जो वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं? जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या जो एक मेजर गैप जो मैंने स्टूडेंट्स में देखा, वो मैंने देखा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा लैक कर रहा था। दूसरा उनका कम्युनिकेशन। वो बच्चे जो डिग्री मैंने देखा है, बहुत क्लोजली मैंने वॉच किया है कि गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा मेरा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है या फिर जो कि क्लास का टॉपर है, जब एक छोटी छोटी चीज़ें उसे प्रेजेंट करनी पड़ती है या कहीं प्रेजेंटेशन देना पड़ता है या किसी चीज़ को उसको इन पब्लिक अगर उसे प्रेजेंट करना पड़ता है, वो बच्चा मेरा बैकआउट कर जाता था। वो बच्चा मेरा आंसर नहीं कर पाता था या चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाता था। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन बच्चों ने मुझे बताया कि मैम एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि कभी इस तरह का गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को, और दूसरा क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। जिन बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा है वो बच्चे भी ना आपसे 1 to 1 बात कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की या कोई एक्सटर्नल आता है आपको इंटरव्यू करने के लिए, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा क्या मेजर इशू या कारण लगता है जिसकी वजह से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स लैक होते हैं? आपको इसका क्या कारण महसूस होता है? मल्टीपल रीजंस हैं सोना, और अगर मैं उससे यहाँ पर डिस्कस करूँगी तो ये किसी टीचर को हिट करने के लिए हो जाएगा। जो बच्चों में लैकिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे स्कूलिंग भी जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। जो स्कूलिंग हमारा होता है, रांची यूनिवर्सिटी हमारा जो है वो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव हमारा कोर्स रन करता है, यानी जो बच्चे बहुत फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो उनका जो एक स्कूलिंग का बेस होता है ना, हिंदी मीडियम का होता है, वो कहीं ना कहीं उन्हें ये एक बचपन से ही उनका एक माइंडसेट तैयार करते आता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि आप कम्युनिकेशन हो गया या कोई और भी स्किल्स हो गया ना, आप उसे सीख सकते हो। आपका अगर एजुकेशन जो है वो अगर हिंदी मीडियम है या आपने कभी उस चीज़ पे फोकस नहीं किया है, तो वो चेंजेस आप खुद में ला सकते हो। बस एक जेल चाहिए, एक पैशन चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना है, क्योंकि ये आज के प्रेजेंट टाइम के मार्केट का रिक्वायरमेंट है। आपकी जो बच्चे हैं या नॉर्मल हम लोग जो बच्चे देखते हैं जिनमें कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, एक अच्छी से अच्छी डिग्री और मार्क्स सिक्योर करने के बावजूद भी, तो आपका ये जो स्टार्टअप है ये कैसे बच्चों को हेल्प कर रहा है ताकि वो कॉन्फिडेंस, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो कम्युनिकेशन स्किल्स वो अपने अंदर ला पाएँ? मैंने देखा कि जो बच्चे इस कॉलेज में चले जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसका जो जहाँ से ये बच्चे वीक होना शुरू हो रहे हैं ना, उस पॉइंट को सही करना ज़रूरी है। मैंने क्या किया, काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट जो मेरी बॉडी है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्कूल्स को रिच करना शुरू किया। उस स्कूल में जो आपके 6, 7, 8, 9, 10th के जो 11, 12th के बच्चे हैं, उन लोगों के बीच में एक स्किलिंग का या फिर एक कम्युनिकेशन का या एक डायरेक्शन को हम लोगों ने स्टार्ट किया देना कि आप कैसे, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को समझें। और मार्केट जो है वो अब बदल रहा है, या इट मीन्स कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 11th में 12th में PCM या कोई भी एक स्ट्रीम लेकर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे मैंने सिंपल ग्रेजुएशन कर लिया या फिर आगे मैंने मास्टर डिग्री ले लिया, तो वो इंश्योर नहीं करने जा रहा है कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो हम लोगों को मेनली चैलेंज आ रहा है अपने ट्रेनिंग सेंटर में कि हम लोगों की जो टीम है ना, वो रियलिटी से बच्चों को अवेयर करवा रही है कि जो मार्केट ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। आप ट्रेडिशनल एजुकेशन के सिर्फ बदौलत पे आप नौकरी नहीं पा सकते हो। बहुत ज़रूरी है कि आप उस एजुकेशन के साथ साथ मल्टीपल्स ऐसे ट्रेनिंग्स हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, जो कि अभी तो बहुत कम एज के बच्चों से ना आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है AI का, उसकी छोटे छोटे कोडिंग्स वगैरह के क्लासेस स्टार्ट हो गए। सो दिस इज़ व्हाट स्किलिंग है ये बच्चों का। आप कहीं ना कहीं ये आप बच्चों में बता रहे हो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, उसमें आपका एक अच्छा डिग्री या एक नॉर्मल एजुकेशन जो है वो सिर्फ आपको हेल्प नहीं करने जा रही है, उसके साथ साथ आपके अंदर ना उसमें मास्टरिंग होना ज़रूरी है। अलका जी, अभी आपने बताया कि बच्चों का जो स्पेशलाइज्ड एरिया है जो उनको हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में, आपका स्टार्टअप
बच्चों को वो रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प करता है। तो कैसे आप मतलब बच्चों को ये रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प कर पाते हैं कि उनका कौन सा एरिया स्ट्रांग है जिसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे और उन्हें प्रोफेशनली कैरियर वाइज हेल्प मिलेगी? मतलब कैसे आपका ये स्टार्टअप मैं ये ना एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। नॉर्मली आप देखोगे जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं उनके घर में कोई ना कोई बच्चा है ना, वो क्लर्क पीओ का या फिर बैंक पीओ का वो प्रिपरेशन कर रहा है। और ये बहुत ही मतलब आप देखोगे ना, अगर आप लालपुर के साइड में चले जाओगे तो आपको ना मतलब हब लगेगा जहाँ पे बच्चे ना बल्क में क्या कर रहे हैं, तो बैंक पीओ या क्लर्क का वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोविड का इम्पैक्ट तो हम सब जानते हैं क्या उसका इम्पैक्ट रहा हमारे इकोनॉमिक पे। तो ये कोविड के आने के बाद ना बैंक में एक पोस्ट जो था आपका कैश ट्रेलर का, वो पोस्ट ही आपका गायब हो गया। तो ये चीज़ ना बच्चों को अवेयर करवाना ज़रूरी है कि आप जिस के पीछे भाग रहे हो क्या वो अभी भी अवेलेबल है। आप बैंक पीओ या फिर आप क्लर्क का जॉब करने जा रहे हो, कोविड के कारण जो कैश ट्रांजैक्शंस होना शुरू हुआ तो अभी तो कैश ट्रेलर का जॉब ही आपका हट चुका है। तो एक बहुत आप जितने भी बैंक्स हैं अगर उसको कैलकुलेट करें तो कितने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट हुआ है। तो क्या ये बैंक पीओ की जो आप तैयारी कर रहे हो, क्या ये आपको जॉब दिलवाने में हेल्पफुल होगा? नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ? क्वेश्चन आते हैं उड़ान उसमें उनकी कैसे हेल्प करता है ताकि वो अपना उड़ान की मदद से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जो भी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी कंपनीज की सपोज दैट ABC कंपनीज हैं और उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वी यूज टू रीच द कंपनीज और उनका जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है आफ्टर दिस कोविड, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रीम और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं कि अगर जॉब में अगर ये मार्केट नहीं है तो अभी हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना कि बच्चों को हम लोग का जो माइंड है ना उसको रीसेट करना पड़ रहा है। जो एक वो ट्रेडिशन लेके चले आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए या फिर बैंक पीओ निकालना है, उससे वॉश आउट करना है और बच्चों को ये बताना है कि उस ऑप्शन के अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं और अगर ये पर्टिकुलर ये तुम्हारा स्ट्रीम है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में ये जॉब है और इस जॉब के लिए ये इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसके लिए तुम्हें इस तरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप खुद को कहाँ फिट पाते हैं इसमें, वो एनालाइज करते हैं उसके बाद? मैं खुद को कहाँ फिट पाती हूँ, मैं एज अ मेंटर उनके बीच में खुद को फिट पाती हूँ। नहीं, बच्चे खुद को कहाँ फिट पाते हैं उस वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज के बीच में, ये वो खुद डिसाइड डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रीम क्या है। सोनम, जिस स्ट्रीम के बच्चे हैं ना, लाइक मैं एग्जांपल अगर लूँ मैं तो जैसा कि मैं 10 साल से MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो मेजर्स पेपर में ना एक फाइनेंस आता है आपका। तो उस फाइनेंस पेपर में ना जो एक कोविड के पहले था ना, वो बैंक में आपका जो जॉब होता था बैंक इंश्योरेंस में सेक्टर एक जो था जो भी है, लेकिन अभी जो मार्केट कोविड के बाद चेंज हुआ है आपका, उसमें आपका उसी को ना एक फैंसी वर्ड बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो ओके। तो मार्केट में अब जो बच्चे जो फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं ना, उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चा मार्केट जो है वो चेंज हो रहा है और जो कंपनीज है ना वो अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो भी उस चेंजेस को अडॉप्ट कर रही हैं। तो अगर कंपनी उस चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हो और अगर आप उस चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर रहे हो तो आपका जो डिग्री है वो कभी भी आपको जॉब दिलवाने में हेल्प नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बच्चों को डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉय कर रहे हैं एज इन जब वर्ड में डिप्लॉय यूज़ करती हूँ तो जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं उनको दो तरह से एम्प्लॉयड करते हैं, इन द सेंस कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता है। वन फर्स्ट क्राइटेरिया इज जॉब एंड सेकेंड इज वर्ड डिप्लॉय का मतलब होता है आपका कि आप सेल्फ स्टार्टअप भी कर सकते हो। तो आपके माइंड में अगर कोई आइडिया है या कुछ भी है तो आप हमारे पास आओ, ठीक है। हमारे पास एक सेपरेट टीम है, ओके। वो टीम आपको गाइड करेगी कि ये जो आपका बिजनेस या जो आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो उसको हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से एरियाज़ हैं या और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? अभी तो हमारा जो फोकस है वो बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है और उसके हेल्प से मैक्सिमम बच्चों को जो है ना वो डिप्लॉय करना है।
सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप बच्चों को ट्रेन करने में या बच्चों को डिप्लॉय करने में? क्या क्या स्पेसिफिक सर्विसेज हैं? स्पेसिफिक सर्विसेज में अगर करूँ तो उनका एक कम्युनिकेशन हो गया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है आपका, देन सेल्फ प्रेजेंटेशन, देन कंटेंट प्रेजेंटेशन, देन बॉडी लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी प्रेजेंटेशन का। सो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमारी टीम और मैं उनको हेल्प करते हैं कि वो एक बेटर मतलब उसमें वो उभर कर आए। बिजनेस मॉड्यूल क्या है या बिजनेस मॉडल क्या है? बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन हो गया कि बिजनेस मॉड्यूल जो हमारा है वो स्टार्टअप सर्वाइव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल होता है। मॉडल है, हमारा भी है। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो 3 मॉडल मतलब उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ B2B, जहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस या स्कूल्स को रिच करते हैं और उनके जो भी स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेंड करते हैं। दैट इज़ द B2B। सेकेंड हमारा B2C होता है, जहाँ पे डायरेक्ट हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए हम लोग टाइम टू टाइम सेशंस वर्कशॉप करते हैं, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे बच्चे जो है ना वो पे करके उस सेशन या वर्कशॉप को अटेंड करते हैं। और बहुत ही ये मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो 100 रुपीज़ भी बहुत बार नहीं पे कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, फिनेंशियल इशू है अभी भी। तो वैसे बच्चों को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते या उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक थर्ड मॉडल हम लोग ने लेकर आया है हमारा पूरा टीम। दैट इज़ द कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो बड़ी कंपनीज है ना उनका एक CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो जो CSR फंड है ना, सो ये हम लोग ने स्टार्ट किया है कि अगर उनका सपोर्ट हमें मिले तो जो वैसे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या जो बच्चे बहुत फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर किया है कि उस CSR फंड के हेल्प से उन बच्चों को हम लोग स्किल्ड करेंगे। CSR फंड्स आपको किन किन ऑर्गेनाइजेशन से मिल पाते हैं? अभी ये हमारा ऑन प्रोसेस वर्क है हमारा। ओके। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की बहुत सारी फंडिंग स्कीम्स हैं, तो क्या उन फंडिंग स्कीम्स का आपको कुछ लाभ मिल पाया है? सोनम, हमारा जो स्टार्टअप है वो अभी बूट स्ट्रैप्ड स्टेज में है। सो बिकॉज ऑफ दैट ना हम लोग अभी जो है ना उसी मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप क्या होता है ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत डिटेल में तो नहीं, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स के हेल्प से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। ओके, यस। किसी भी स्टार्टअप को इनिशियली फंडिंग की ज़रूरत होती है, खड़ा करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो आपने अपने स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए इनिशियली फंड्स की कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की या कैसे फंड्स को आपने कलेक्ट करा अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए या फंड करने के लिए? थोड़ा सा चेंजेस या थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगी। स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, बट वेरी इनिशियल स्टेज में ना मैं पर्सनली इसको फील करती हूँ कि बहुत इनिशियल स्टेज में आपको फ़ंड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है और अगर आपका क्लियर है मिशन एंड विज़न, या आपने एक छोटा सा गोल सेट किया है कि मुझे ऐसा से वर्क करना है, और अगर वो उस मार्केट को रीड करने के बाद आपने सेट किया है कि मार्केट में रियल क्या रिक्वायरमेंट है, तो फंड जो है ना वो ज़रूरी होता है, बट वो उतना ज़रूरी फिर नहीं होता है। आपके केस में ये कैसे पॉसिबल हो पाया जो आप बता रहे हैं? मेरे केस में नेटवर्किंग ने मुझे बहुत हेल्प किया है। किस तरह से? मैं JOCC से जुड़ी हुई हूँ, झारखंड ओपन कॉफ़ी एक क्लब है आपका ये। तो वहाँ पे बेसिकली जो यूथ है या फिर जो स्टार्टअप है ना, वहाँ पे उनको बहुत सपोर्ट किया जाता है। और वहाँ के जो मेंबर्स हैं ना, दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। सो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे सच में बहुत हेल्प किया, नेटवर्किंग में हेल्प किया। यस, और उन्होंने मुझे नेटवर्किंग के थ्रू मुझे कॉलेज से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था उसने एज अ सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए स्टार्टिंग में वो हो चुका था। तो यानी किस तरह का प्रोजेक्ट मिला था? मुझे स्कूल्स में जाके, और मुझे मल्टीपल स्कूल्स पे मुझे लगता है हार्डली मैंने
स्कूल्स छोड़ा होगा रांची में, मैक्सिमम स्कूल्स को मैंने कवर किया था 11th एंड 12th के स्ट्रीम के बच्चों को। एग्ज़ाम्स फोबिया और आपका जो बच्चे जो बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे थे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो बच्चे बहुत सुसाइडल केसेस आ रहे थे। ये स्कूल्स के ही बच्चे कवर्ड थे, कॉलेजेस के बच्चे स्कूल के बच्चे कवर्ड कवर्ड थे। तो इस तरह की चीज़ों को ना, लाइक कि जो बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं, चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या एग्ज़ाम फोबिया हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से उन बच्चों को कैसे काउंसल किया जाए। सो मैक्सिमम स्कूल में मैंने उस टाइम सेशन किया था, और मुझे एक इंस्टीट्यूशन ने इसमें बहुत सपोर्ट किया था, तो वो मुझे एक नेटवर्क की हेल्प से ही मिला तो था। ये आपका बेसिक एक स्टैंड रहा नेटवर्क को लेकर, सोर्स ऑफ इनकम रहा, जिसके हेल्प से मैंने अपने जो भी एक टीम थे उसको मैंने पेमेंट किया था। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप कैसे देखते हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम को मैं कैसे देखती हूँ? प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, अपनी खुद से आत्मनिर्भर बने, तो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, और कैसे सपोर्ट कर रहा है ये अभी स्टार्टअप तो इकोसिस्टम, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अभी बूट स्ट्रैप में हूँ, तो मैंने अभी कोई स्कीम्स या किसी चीज़ को मैंने वो नहीं अभी वो यूज़ किया। बट हाँ, ये जो एक आप जो बात कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने कहा गो फॉर लोकल एंड वोकल, जो उनका जो था, तो इसमें मैंने देखा है ना कि जो आत्मनिर्भरता की जो उन्होंने बात की थी, तो पहले जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, वो नोन ब्रांड को ही इन करने देते थे। लेकिन हमारी सरकार ने जो इस तरह की स्कीम्स और जो इस तरह के लोगों को जो मोटिवेट किया और आगे उन्होंने पुश किया, तो मैंने पाया कि हमारे लिए भी ना इन करना इजी हुआ। तो अगर आपको पहला दरवाज़ा ही आपको अगर बंद मिला, तो आप अंदर गए ही नहीं, तो किसी को कैसे आप बता सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है या जो आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो एक स्ट्रक्चर जो आपने फॉर्म किया, वो किस लेवल को या किस लेवल पे है। तो ये स्टार्टअप जो आपने बोला वो इकोसिस्टम, उससे मुझे बहुत हेल्प ये मिला कि अननोन ब्रांड होने के बाद भी मुझे ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिले जहाँ पे मुझे ये पता चला कि मुझे काम कैसे करना है। और मैं लोगों के बीच में जब मैंने अपने प्रोजेक्ट को शेयर किया या उड़ान के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस भी उसमें किया कि नहीं, यहाँ पे उनसे ये मुझे सीखने को मिला। तो मेरे लिए वो जो एक इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी फेवरेबल रहा और सपोर्टिव रहा मेरे लिए। हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें इसके नाम की, तो उड़ान लेट्स फ्लाई, इसके नाम के पीछे का जो यूनिकनेस है, ये कहाँ से आपने मतलब लाया ये नाम? उड़ान लेट्स फ्लाई जो नेम है वो मैंने डाला था। आप अगर आपने इसका लोगो देखा होगा ना, तो एक पर्सन ऊपर खड़ा है और दूसरा पर्सन उसके नीचे खड़ा है। तो मुझे लोगों ने बोला कि उड़ान है तो विंग्स होने चाहिए या फिर कुछ उस टाइप। मैंने बोला नहीं, उड़ान का यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट डाला वो मैंने डाला कि उड़ान लेट्स फ्लाई, यानी जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको मैं पुश कर रही हूँ कि लेट्स, आई एम देयर फॉर यू, ओके, एंड लेट्स फ्लाई, लेट्स हैव अ ड्रीम एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू रीच देयर। तो ये कॉन्सेप्ट से मैंने इसका नाम उड़ान लेट्स फ्लाई, इट्स टुगेदरनेस। अगर हम बात करें आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स की, तो नॉर्मली तो हम देख रहे हैं कि आप यूथ्स पे काम कर रही हैं, यूथ्स के ट्रेनिंग, यूथ्स के डेवलपमेंट, यूथ्स के कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आप पेरेंट्स और टीचर्स की भी काउंसलिंग कर रही हैं। जब बात आ रही है काउंसलिंग की, तो उसमें आपके यूथ्स के अलावा पेरेंट्स और टीचर्स भी शामिल हैं। इसका क्या कंसेप्ट है और क्या रीज़न है? क्या माइंड में आपके आया है कि आपने काउंसलिंग के लिए इन तीनों ग्रुप्स को चुना है? अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बोलते हो मुझे फीवर है या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपने क्या खाया या आप कहाँ गए थे, क्योंकि वो प्रायर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपको डायरेक्ट वो मेडिसिन नहीं दे देता है, यानी कि ये जो सिम्टम्स आपके हैं ना, उसका रीज़न क्या है वो देखना जानना बहुत ज़रूरी होता है। वही होता है जब आप बच्चे को काउंसिल कर रहे हो, तो बच्चे के पीछे एक टीचर और एक पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इसे, मुझे भी पता है, ये सबको पता है कि एक टीचर का और एक पेरेंट्स का उनके लाइफ में, उनके हर एक डिसीज़न में जो बच्चा सोच रहा है, आप जैसे उसको मोल्ड कर रहे हो ना, एक टीचर का और एक पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने देखा कि हम अगर बच्चे को काउंसिल कर रहे हैं, तो बच्चे को काउंसिल करने के टाइम में मैंने ये बहुत क्लोजली ये फेस किया मैंने प्रॉब्लम कि पेरेंट्स और जो टीचर है ना,
वो ऑलरेडी जो है ना उसमें एक ऐसा माइंडसेट डाल चुके हैं जिसको चेंज अब करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के पीछे किसका हाथ है मैं ये मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी काउंसल करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे पे विश्वास कीजिए और उनका एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट है या फिर जो उन्हें पसंद है, मैं कम्प्लीटली नहीं बोलूँगी कि आप उन्हें उनकी मूड चॉइस के अकॉर्डिंग आप करने दीजिए, लेकिन उनकी बातें भी आप सुनिए और सुनने के बाद वो बच्चा जो है उसका क्या इंटरेस्ट है या किस डायरेक्शन में वर्क करना चाहता है, आप कम्प्लीटली अपने चॉइस को या अपनी ड्रीम्स को अपने बच्चे पे नहीं डालिए। टीचर जो होते हैं ना, जो हम बोलते हैं ना, हमारा जो एक बहुत मेजर टाइम जो होता है ना स्कूल में फिर कॉलेज में जाता है, तो ये तो ह्यूमन नेचर है, बिहेवियर है कि हम जिस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली वो आने लगता है। तो पेरेंट्स और टीचर यही दो लोग तो हैं जिनके पास ये बच्चे जो है ना वो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैंने देखा है कि जो टीचर्स भी है ना उनका काउंसल होना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की है, मैं जब स्कूल में गई थी सेशन के लिए, मुझे आज भी याद आता है, वो बच्ची मैं मतलब स्ट्रेस पे वो सेशन हो रहा था बच्चों का। आफ्टर द सेशन शी केम टू मी कि मैम मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो मैंने बोला हाँ बोलो क्या हुआ। तो मैम अकेले में बात करना है, दिस इज़ वेरी पर्सनल। तो मैंने बोला हाँ बोलो क्या बात करना है। तो मैम मेरे साथ ना मुझे किसी ने बुलिंग किया और मैंने जब अपने टीचर से बोला ना तो माय टीचर सेड मी कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ। तो ये तो किसी के साथ हो सकता है ना। जिस मोमेंट आपने बच्चे को ये बोल दिया कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, वो बच्चा तो फिर कभी खुल के सामने आएगा ही नहीं किसी प्रॉब्लम के लिए। बिल्कुल। तो मैंने बोला यार तो बहुत मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सच में टीचर को, ऐसा नहीं कि मैं खुद एक टीचर हूँ बट ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई गाइडेंस या किसी चीज़ की कमी नहीं है। तालमेल है वो पेरेंट्स से और गार्जियन से, पेरेंट्स से और उनके टीचर्स से ज़्यादा रहता है। तो किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है उनके पेरेंट्स के साथ और उनके गार्जियन के साथ, ये ज्यादा मायने रखता है। तो तीनों की काउंसलिंग हम देख रहे हैं कि काफी जरूरी होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि बच्चों को जो हम काउंसल कर रहे हैं ना, ये लास्ट स्टेज है। उसके पहले हम लोगों को ना पेरेंट्स और अगर हम देखें कि कोई न्यू स्टार्टअप है, तो कोई न्यू स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शॉर्टकट या ब्रीफ में बताएं हमें। पहले तो कोविड के बाद मार्केट आपका बहुत चेंज हो गया है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी भी, आपका जो भी फील्ड ऑफ एरिया जो भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप मार्केट को अच्छे से रीड कीजिए। चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो स्टार्टअप करने का, चैलेंजेस रहेंगे। इस चीज़ को मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि मुकेश अंबानी ने कहा था डॉक्टर अलका, आप हमारी कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहर। थैंक यू सोनम।